हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फ्रेंड्स जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका पहला चैप्टर नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट को कवर किए हुए हैं, तो एक बार जाइए और वहाँ के उस वीडियो को देखिए जो मैंने बेसिक कंसेप्ट में कवर किया हुआ है, क्योंकि वो वीडियो का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जीरोथ लॉ पे तो कम पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे इसके आगे हम लोग एनर्जी इंटरेक्शन और जब फर्स्ट लॉ की तरफ मूव करेंगे तो वहां पर ये चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग चैप्टर 2 जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या है पता रहता है कि क्या चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूं जिससे आप कंफ्यूजन से बचेंगे और जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको क्या होगा, एक बार में आप देख के उस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जीरोथ लॉ अगर आप नहीं भी पढ़ते, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की तरफ पढ़ते हैं, तो क्या होगा कि जब आपको ऑप्शन में जीरोथ लॉ की चीजें दिखेंगी तब आप वहां पे डावाडोल स्थिति हो जाएगी और वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीरोथ लॉ की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये उठता है कि इसको जीरोथ लॉ क्यों बोला जाता है, क्योंकि कहीं भी हमने जीरोथ लॉ किसी भी नियम के अकॉर्डिंग अगर देखे, जैसे आपका न्यूटन्स लॉ है तो फर्स्ट लॉ से स्टार्ट होता है, और भी आपके जितने भी हम लोग अलग अलग लॉ पढ़ते हैं वो सभी के सभी फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जीरोथ लॉ आने का क्या रीजन है, क्यों हम लोग इसको फर्स्ट लॉ नहीं बोलते हैं, हम इसको जीरोथ से क्यों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे की थोड़ी सी जो कहानी है मैं आपको बता देता हूं एक बार। क्या है कि देखिए, सबसे पहले हमें जो पता चला था और जो हमको डिफाइन किया गया था वो फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया गया था। फर्स्ट लॉ को डिफाइन करने के बाद उसमें कुछ कमी रह गई थी। जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो इस चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको वो चीजें खुद दिखेगी कि फर्स्ट लॉ में एक्चुअल में कमी क्या रह गई थी। उस फर्स्ट लॉ की कमी को दूर करने के लिए सेकंड लॉ निकल कर आया जो फर्स्ट लॉ की कमी को दूर किया। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जब सेकंड लॉ को डिफाइन किया जा रहा था तो उसमें कुछ चीजें ऐसी देखी गई कि कुछ चीजों को डिफाइन करना था जो कि एक लॉ की तरह एक्ट कर रहा है, और ये जो लॉ है ये आपको फर्स्ट लॉ के पहले ही डिफाइन हो जाना था। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो भी लॉ होते हैं वो अगर एक लॉ आपका कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद उसका या तो एक्सटेंशन पार्ट होता है या उसकी कमी को दूर करने के लिए होता है। अगर आप किसी चीज को प्रॉपरली अगर आप मान लीजिए डिफाइन नहीं किए हैं और उसके बाद अगर आप लॉ को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके बाद उस चीज को आप आगे सीक्वेंस में जाकर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये जो आपका जीरोथ लॉ है एक्चुअल में ये पता चला था, हमें पता तो बहुत पहले से था, लेकिन जो लॉ निकल कर आ रहा था ये आपका जीरोथ लॉ जो आपका है ये सेकंड लॉ के बाद आया हुआ था। मतलब जब सेकंड लॉ के कुछ एक्सपेरिमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे थे तो उसके बाद आपका ये क्या था, जीरोथ लॉ निकल कर आया हुआ था। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि ये जो आपके जीरोथ लॉ जो आपको दिख रहा है ये सेकंड लॉ के बाद आया था। अब फ्रेंड्स, सेकंड लॉ के बाद आया था तो इसको हम लोग थर्ड लॉ का तो नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सब इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये आपको क्या था, जीरोथ लॉ पे ही आना था, मतलब फर्स्ट लॉ के पहले ही डिफाइन होना था। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी लॉ अगर आपकी डिफाइन होती है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में पब्लिश होते हैं, पेपर पब्लिश होते हैं, उसके बाद उस पर रिसर्च चलते रहते हैं। तो इतना इजी नहीं था कि हम फर्स्ट लॉ को फिर से हम लोग शिफ्ट करें सेकंड लॉ की तरफ। तो हमने क्या किया, इस जो सेकंड लॉ के बाद जो लॉ आया हुआ है इसको उठा के हमने क्या किया, सीधा जीरोथ लॉ में नाम दे दिया और हमारा वहां से जनरेट हो गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप फ्रेंड्स थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल कितने लॉ होते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स में टोटल कितने लॉ होते हैं, और हम लोग जीरोथ लॉ को वहां पर मिस कर जाते हैं। हालांकि हमें पता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लॉ पूछेगा तो वहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, एक आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टोटल 4 लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो जीरोथ लॉ है ऐसा इसने क्या चीज बताया कि जो इसको पहले ही डिफाइन हो जाना था। तो इस पे बात करते हैं। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी देखते हैं क्या क्या चीजें एनालिसिस हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसका जो एनालिसिस हुआ था, एक फाउलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जीरोथ लॉ का एनालिसिस किया था। जो फाउलर नाम के साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया है, जीरोथ लॉ का एनालिसिस किया है, और इन्होंने ये एनालिसिस किया था 1931 में।
मतलब 1931 में फाउलर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीरोथ लॉ का एनालिसिस किया और जीरोथ लॉ का एनालिसिस करने के बाद कुछ कंक्लूजन दिया इन्होंने। तो फ्रेंड्स अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो नो डाउट आप लोग को स्टेटमेंट याद होगा, लेकिन स्टेटमेंट के बाद जो कंक्लूजन आता है वो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट भी आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आज से 5 साल 6 साल पहले आते थे। आजकल के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बहुत रेयरली पूछ रहा है इसका स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसका जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो एक बार हम लोग स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि ये आपका स्टेटमेंट इसका क्या है, क्या बोलता है आपको जीरोथ लॉ। तो अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट के अंदर तो देखिए क्या होगा। स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी 3 बॉडी कंसीडर है, 3 बॉडी अगर मान लीजिए हम लोग कंसीडर करते हैं, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 3 बॉडी कंसीडर किया है। ये मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, दैट इज ए को मैंने क्या किया, एक मैंने बी बॉडी लिया है और बी से हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एक और बॉडी हमने लिया सी जो कि ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इससे हमने सी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो जो आपकी बॉडी बी है वो ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है और सी भी आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब यहाँ पर वर्ड में एक वर्ड यूज करने वाला हूँ, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ये मैंने बेसिक कंसेप्ट जब पढ़ाया था तो वहां पर मैंने ये वाला वर्ड यूज किया था। ये थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये होता है साम्यावस्था। थर्मल का मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें टेम्परेचर से डील करती है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका ये मतलब है कि जब बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा, टेम्परेचर बैलेंस करेगा। और टेम्परेचर बैलेंस होने के बाद अगर एक फाइनल टेम्परेचर पे पहुंच जाए तो उस पोजीशन को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एग्जांपल्स के लिए देखिए, मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो कुछ समय के मान लीजिए जब मैं दोनों को कांटेक्ट पॉइंट पे लाता हूँ, तो कांटेक्ट पॉइंट पे लाने के बाद ये दोनों अपने फाइनल टेम्परेचर पे गेन कर लेंगे। तो जो फाइनल टेम्परेचर पे गेन होगा, तो मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस गेन कर लिया और इसके बाद इसका कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तब मैं बोलूंगा कि हाँ अब ये जो मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आपकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल आपको मेंटेन रहेगी। 50 डिग्री सेल्सियस अगर बोला है तो 50 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहेगा, उस पर टाइम के साथ कोई भी आपके टेम्परेचर का चेंजेस नहीं होगा। उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग समझते हैं ये स्टेटमेंट का डेफिनेशन। अगर देखिए स्टेटमेंट पे हमें क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट में हमें ये बोलता है कि अगर मान लीजिए बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, तो बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी बोल रहा है, तो इसका मतलब मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या, टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, करेक्ट है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, एंड बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी, मतलब यहां पे बात करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी, मतलब यहां पर जो टेम्परेचर बॉडी ए का है दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सी। तो अगर आपका ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर फाइनली इसका कंक्लूजन अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप अप्लाई करिए, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखेंगे तो जो आपका मैथमेटिक्स अप्लाई हो रहा है यही आपका फिजिकली भी अप्लाई होता है। मतलब बॉडी फॉर टेम्परेचर बी इज इक्वल टू बॉडी एट टेम्परेचर सी। अब बात है कि इसमें ऐसा इसने कौन सा तोप कंक्लूजन दिया है, बहुत ही तोप कंक्लूजन है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। बात यह है कि बॉडी बी और सी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, और बॉडी बी और सी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, कुछ टाइम के बाद ये बॉडी बी और सी एक फाइनल टेम्परेचर को गेन करेगी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कुछ टेम्परेचर रेंज लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है और मान लीजिए कि सपोज ये 80 डिग्री सेल्सियस है,
और मान लीजिए कि ये 30 डिग्री सेल्सियस है। तो एक एग्जांपल मान लीजिए, जब आप ए और बी को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये दोनों एक फाइनल टेम्परेचर गेन करने की कोशिश करेगी। मान लीजिए कि सपोज ये एक एग्जांपल लेते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस गेन कर ली। अब 50 डिग्री सेल्सियस गेन की तो यहाँ पर मैं एक बॉडी को लाया 30 डिग्री सेल्सियस कॉन्टेक्ट में लेके, तो अब क्या करेगा, फिर से ये बॉडी ए के साथ टेम्परेचर गेन करने की कोशिश करेगा। और जब बॉडी सी ए के साथ टेम्परेचर गेन करेगा तो ए भी फिर क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बैलेंस करेगा बी के साथ। तो फाइनली क्या होगा कि ये क्या है, तीनों बॉडी फाइनली कुछ टाइम के बाद एक फाइनल टेम्परेचर को गेन कर लेंगे। और जिस फाइनल टेम्परेचर को गेन कर लेंगे तो उस टाइम हम लोग बोलेंगे क्या, कि हाँ अब ये जो हमारी बॉडी है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो भी बॉडी का जो टेम्परेचर बैलेंस है, जो थर्मल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन है, वो आपका बिल्कुल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब सुनिए यहाँ से जो इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो आपका बॉडी है जो आपका कांटेक्ट में है, यहाँ पर ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये दो बॉडी के बीच में अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब जो हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये दो बॉडी के बीच में अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, सोचिए और बताइए। देखिए यहाँ पे अगर मैं जीरोथ लॉ की बात कर रहा हूँ तो दो बॉडी के बीच में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका फीचर्स ही यही है, ये जो आपका लॉ है कि जब दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है उसके बाद भी उस बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके आना किसी थर्ड बॉडी के थ्रू। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं या इसका एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए मिनिमम 3 बॉडी का रिक्वायरमेंट जरूरी है। 3 बॉडी का जब रिक्वायरमेंट, 3 बॉडी जब हमारे पास होगी तभी उस केस में जीरोथ लॉ अप्लाई होगा। 4 बॉडी 5 बॉडी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ आपके पास 3 बॉडी होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होगा, या 3 कॉन्टैक्टिंग मीडियम होना चाहिए ताकि वहां पर क्या होगा, जीरोथ लॉ आपका अप्लाई हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा चीज यहाँ पर देखते हैं, ये तो हमने कुछ टेम्परेचर रेंज यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जैसा भी हम लोग देखें कि मिनिमम 3 बॉडी चाहिए, उसमें भी ऐसा है कि एक बॉडी जो है जो दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लेके रहेगा और दोनों बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर ये बॉडी इस दोनों बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश अगर कर रहा है तो ऐसे कंडीशंस को, ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के बॉडी को हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर। ध्यान रखिएगा, नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, नो डाउट, थर्मोमीटर। तो जो हमारे पास थर्मोमीटर है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो एक बॉडी है वो डेफिनेटली थर्मोमीटर की तरह काम करता है। और वो बॉडी कौन सी होगी, जो दोनों रिमेनिंग जो 2 बॉडी है उसको क्या करेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर बॉडी ए है, ये आपको क्या है, थर्मोमीटर की तरह काम कर रही है। तो एक बार अगर मैं इसका स्टेटमेंट बोलूँ तो स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए क्या बोला जाएगा, इफ body A is thermal equilibrium with body B and body A is thermal equilibrium with body C, then after some times body B and C are thermal equilibrium with each other। मतलब कुछ समय के बाद B और C क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कम्स फ्रॉम, क्वेश्चंस क्या बोला मैं, द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कम्स फ्रॉम, द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कम्स फ्रॉम, ये आपसे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका जो आपको ऑप्शन अगर देखोगे तो ऑप्शन आपको क्या क्या दिखेगा, एक तो आपको दिखने वाला है क्या, जीरोथ लॉ, ऑप्शन जो ऑप्शन ए है, बी आपका दिखेगा फर्स्ट लॉ, फिर आपको ऑप्शन सी दिखेगा सेकंड लॉ, और ऑप्शन डी जो दिखेगा वो आपको दिखेगा थर्ड लॉ। तो ये देखिए, अब नो डाउट आपका जीरोथ लॉ चल रहा है तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो आपका ऑप्शन है इसका जीरोथ लॉ होगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को समझिए,
यहाँ पर जो टेम्परेचर वाला कंसेप्ट है ये आपका कहाँ से, देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर को लेके बात कर रहा है। तो जब ये टेम्परेचर को लेके बात कर रहा है तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका टेम्परेचर वाला कंसेप्ट है कहाँ से निकल कर आया हुआ है, ये आपका जीरोथ लॉ से निकल कर आया हुआ है। अब एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर मैं आगे वैसे बात करूँगा। जैसे हम लोग का फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ में बेसिकली देखिए बात किया गया था हीट का, और जो हीट है, व्हाट इज हीट, ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होता है। तो देखिए टेम्परेचर वाला कंसेप्ट कहीं डिफाइन नहीं था और डायरेक्टली हमने हीट को डिफाइन कर दिया था फर्स्ट लॉ में जाके। समझ पा रहे हैं, टेम्परेचर वाला कंसेप्ट कहीं डिफाइन नहीं था और डायरेक्टली फर्स्ट लॉ में जाके हमने हीट को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जीरोथ लॉ था, इसको पहले ही आ जाना था। और भी रीजंस है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर ये पॉइंट आपको मैच करना सुटेबल है, इसलिए मैंने आपको इस पॉइंट को लेकर डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी भी पूछ रहा है एग्जाम्स पे, अभी भी आपको बीच बीच में SSC JEE में पूछा है, PSU में पूछा है, इवन IAS के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि ये कंसेप्ट ऑफ जो टेम्परेचर वाला जो कंसेप्ट है, टेम्परेचर वाला कंसेप्ट आपको कहाँ से निकल कर आया हुआ है, ये आपको आया हुआ है जीरोथ लॉ से निकल कर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी क्या है, चीज़ें तो और भी बात करने वाले थर्मामीटर के बारे में, लेकिन अगर आप यहाँ से कोई चीज़ें अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, ठीक है, तो नोट करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं ये चीज़ें आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर इस वीडियो के थ्रू नोट्स बना लेंगे तो आपको कहीं भी कोचिंग वगैरह फिजिकली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पर इस वीडियो के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो जितने आपके नोट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस लगाइए। उसके अलावा जो भी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उस चीज़ को भी आप अपडेट करिए और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए। अब देखिए हम लोग इस पे बात करते हैं, जो नोट डाउन करने की बात मैं कर रहा था, तो इस पे हम लोग नोट डाउन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहला चीज़ स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट मैंने रिपीट कर दिया है, क्या स्टेटमेंट बोला है, इफ बॉडी A इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी B एंड बॉडी A इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी C, देन बॉडी B एंड C आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप जो नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कम्स फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल नोट्स के अंदर स्टार के साथ डालिए, स्टार मार्क करिए कि द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कम्स फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड पॉइंट आप क्या नोट करेंगे, इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वन बॉडी एक्ट एज अ थर्मोमीटर। इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वन बॉडी एक्ट एज अ थर्मोमीटर। इन द अबव फिगर, पर्टिकुलर इस फिगर में अगर बात कर रहे हैं, इन द अबव फिगर बॉडी A एक्ट एज अ थर्मोमीटर। मतलब इस फिगर में आपका जो बॉडी A है वो आपका थर्मामीटर की तरह काम कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को लेके बात करने वाले हैं। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता क्या चीज़ है और ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।